दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 15 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मेंस, आरओ प्रीलिम्स मेंस के बैचेस चल रहे हैं। आप लोग चाहें तो एडमिशन लेकर के अपना अध्ययन विधिवत तरीके से कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। प्रधानमंत्री ने मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को संबोधित किया है। तो प्रधानमंत्री ने 14 जून 2021 को, ध्यातव्य है कि 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब? 17 जून को। पूछता भी है कई बार, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा पर एक उच्च स्तरीय आभासी सम्मेलन को संबोधित किया। यह सम्मेलन महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कन बोजकिर द्वारा आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा एक प्रश्न। कई दिन से चर्चा भी कर रहे हैं, 2 बार कम से कम चर्चा हो चुकी कि 76वें सत्र के जो अगला अध्यक्ष जो चुना गया है 1 वर्ष के लिए, किसको चुना गया है? एक हिंट दे देता हूँ, मालदीव के हैं, वो राजनयिक हैं, उनको चुना गया है अगले सत्र का अध्यक्ष। 76वें सत्र का नाम आप बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रधानमंत्री 2019 में नई दिल्ली एनसीआर में, वो ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में नहीं, ग्रेटर नोएडा में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के 14वें सत्र के अध्यक्ष थे। जो कोप 14 आयोजित हुआ था, कोप फर्स्ट इटली में आयोजित हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 2 वर्षों के लिए इसमें किसी देश को अध्यक्ष चुना जाता है। भारत भी 2 वर्षों तक के लिए 19 से 20 और 20 से 21 अध्यक्ष है। 14वां सत्र जो हुआ था ग्रेटर नोएडा में हुआ था, वहाँ पे प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। एनसीआर में आयोजित हुआ था, इसलिए इसमें जिस डिक्लेरेशन को अपनाया गया था दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया। इसीलिए लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। हाँ, दिल्ली में आयोजित हुआ था, एनसीआर में आयोजित हुआ था, ठीक है। अर्थात ग्रेटर नोएडा भी एनसीआर में आता है, तो इसलिए उसको दिल्ली ही मान लिया गया कि दिल्ली में आयोजित हुआ था। विश्व की मीडिया ने दिल्ली ही लिखा, ओके, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर आप देखिए न्यूज़पेपर दूसरे देशों का कोप 14 के बारे में, तो नई दिल्ली ही लिखते हैं। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, ये सम्मेलन दरअसल ग्रेटर नोएडा में हुआ था। हालांकि करंट अफेयर्स का प्रश्न नहीं है, पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन मान लीजिए पूछ लिया गया, क्योंकि एक ही आयोजन भारत में हुआ है अभी तक, कोप 14, वो ग्रेटर नोएडा में आयोजन हुआ था दरअसल। तो प्रधानमंत्री 2019 में नई दिल्ली में 14वें सत्र के अध्यक्ष थे, जिसमें मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से निपटने के लिए ग्रामीण और शहरी समुदायों में संक्रमण को प्रोत्साहित करने और ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए दिल्ली डिक्लेरेशन या दिल्ली घोषणा को अपनाया गया था। पूछ सकता है डायरेक्ट कि दिल्ली घोषणा किससे संबंधित था, तो मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से और सूखे से निपटने के लिए कार्य करने के लिए। वो कार्य क्या है? ग्रामीण और शहरी समुदायों में संक्रमण को प्रोत्साहन देना और ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाना, ताकि इनसे निपटा जा सके। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि 1992 में रियो डी जेनेरियो, शायद मैंने परीक्षा खबरी में सबसे ज़्यादा अगर जिक्र किया होगा तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का ही किया होगा। क्यों? क्योंकि अक्सर कई ऐसी चीज़ें हैं आ जाती हैं जिनका सीधा संबंध 1992 में हुए रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, जो कि ब्राज़ील में आयोजित हुआ था, जिसको पृथ्वी सम्मेलन, वसुंधरा सम्मेलन भी कहा जाता है, उससे निकली होती हैं। तो यह भी यूएनसीसीडी भी 3 कन्वेंशन को अपनाया गया था। आपको मैंने कई बार बताया है, सीबीडी को, यूएनसीसीडी को और यूएनएफसीसी, 3 कन्वेंशन वहाँ पर अपनाए गए थे। उनमें से एक डिजर्टिफिकेशन पे था, और यह एकमात्र ऐसा कन्वेंशन है जो पर्यावरण और विकास से संबंधित है, जो कि कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र ऐसा सम्मेलन, एकमात्र ऐसा कन्वेंशन है, वैश्विक कन्वेंशन, जो समस्त जो इसके हस्ताक्षरकर्ता देश हैं उनमें कानूनी रूप से बाध्यकारी है। भूमि क्षरण चिंता का कारण क्यों है? तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का 5वां हिस्सा अर्थात 2 अरब हेक्टेयर से अधिक अवक्रमित है, डिग्रेडेड है। इसमें कुल कृषि भूमि के आधे से अधिक शामिल है। तो ये इसीलिए चिंता का विषय है। यदि इस गति से भूमि क्षरण जारी रहा
हम मिट्टी का प्रबंधन करने के तरीके में बदलाव नहीं करते हैं तो 2050 तक 90% से अधिक भूमि खराब हो जाएगी। यह ग्रह के भूमि क्षेत्र के 5वें हिस्से और 3.2 अरब लोगों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। भूमि क्षरण की जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान को तेज करता है और सूखे और जंगल की आग, अनैच्छिक प्रवास, जूनोटिक संक्रामक रोगों के उद्भव में योगदान देता है। इस प्रकार जागरूकता बढ़ाने और निवारक उपायों को शुरू करने के लिए सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। भूमि क्षरण कम होगा तो पर्यावरणीय समस्याओं को कम से कम आपको झेलना होगा, आने वाली पीढ़ी को कम से कम झेलना होगा। सतत विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि कन्वेंशन के रूप में इसको अपनाया गया था। और यह न सिर्फ पर्यावरण बल्कि भूख की सुरक्षा के लिए भी उतना ही जरूरी है। एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स प्रोजेक्ट। एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स प्रोजेक्ट क्या है? तो भारत ने कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रमुख स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में अंतर को पाटने के लिए कई राज्यों में एक्सटेंशंस ऑफ हॉस्पिटल्स परियोजना शुरू की है। यह परियोजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में चलाई जाएगी। मॉड्यूलर अस्पताल के बुनियादी ढांचे का एक विस्तार है। इसे मौजूदा अस्पताल भवन के बगल में बनाया जाएगा। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच अस्पतालों के बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ा था। इस प्रकार मॉड्यूलर अस्पताल का निर्माण एक बड़ी राहत होगी। हालांकि उस समय यदि हो जाती तो इतनी सारी परेशानियां जो देखने को मिली उन न देखने को मिलती। यह परियोजना शुरू करने के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने निजी क्षेत्र की कंपनियों, डोनर संगठनों और व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। उन राज्यों में लगभग 50 अस्पतालों का चयन किया गया है जहां सबसे अधिक कोविड-19 मामले सामने आए हैं। पहले चरण के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, महाराष्ट्र में अमरावती, पुणे और जालना, पंजाब के मोहाली में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल शुरू किए जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में 20 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। मध्य प्रदेश कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के तहत कॉलेज के शिक्षकों और लगभग 16 लाख छात्रों को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक कर उन्हें कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण की शिक्षा दी जाएगी। एमपी देने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन अति महत्वपूर्ण पुलित्जर पुरस्कार इन्होंने 2021 का जीता है। भारतीय मूल की पत्रकार हैं, क्या नाम है? मेघा राजगोपालन। रट लीजिएगा, मेघा राजगोपालन। हाल ही में भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग और क्रिस ब्रुशेक ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता। तो 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, मेघा राजगोपालन को, एलिसन किलिंग को और क्रिस ब्रुशेक को। इनमें से मेघा राजगोपालन भारतीय मूल की हैं। इन्हें यह पुरस्कार चीन के झिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के लिए बनाए गए डिटेंशन कैंप्स की जानकारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए पुरस्कार दिया गया है। अचानक चर्चा में आई थी, बड़ी सनसनीखेज खबर इन लोगों ने छापी थी, जिसके बाद काफ़ी आलोचना देखने को मिली थी चाइना की। इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। जी हाँ, नफ्ताली बेनेट 13वें प्रधानमंत्री 2 वर्षों के लिए इजराइल के बने हैं। तो नफ्ताली बेनेट ने हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। नफ्ताली बेनेट ने सबसे कम अंतर अर्थात 60 से 59 मतों के साथ विश्वास मत जीता, अर्थात एकदम नज़दीक से। उनकी इस जीत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल के शासन को समाप्त कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, ये क्या है दोस्तों? तो सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने जियोलाइट्स जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति, कंप्रेसर के निर्माण और छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया शुरू किया है। यह परियोजना कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद शुरू की गई थी, जिसमें देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में काफ़ी वृद्धि देखी गई। आपने देखा, मेरे सामने तो बड़ी ऐसी स्थितियां विचित्र आई, लोगों ने बताई, दंग रह गया मैं।
एक हमारा स्टूडेंट है, उसके फैमिली में कोई बचा नहीं और उसको ऑक्सीजन, आपको विश्वास नहीं होगा, 2 सिलेंडर उसने लिए थे और 90,000 रुपये में उसको सिलेंडर दिया गया था। इसके बाद भी उस व्यक्ति ने जिसने सिलेंडर दिया था उसको ये पता चला कि इनकी फैमिली में कोई बचा नहीं, जो लोग भर्ती थे सब चले गए। इसके बावजूद वो 10,000 एक्स्ट्रा मांग रहा था और दबाव डाल रहा था, प्रेशर डाल रहा था। तो ये स्थिति थी। आप समझ सकते हैं कितनी लुटाई हुई है। हालांकि काफ़ी लोगों ने मुफ्त में भी प्रोवाइड करवाया, ऐसे भी भगवान लोग थे बीच में लोगों के, जो पहुंच पाया उसकी मदद हो पाई। तो ऐसी स्थिति देखी गई, विचित्र स्थिति। लखनऊ की हम बात कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत ऑक्सीजन का एक राष्ट्रीय संघ स्थापित किया जाएगा जो जियोलाइट जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की पर्याप्त राष्ट्रीय स्तर की आपूर्ति को सक्षम करेगा। यह छोटे ऑक्सीजन संयंत्र भी स्थापित करेगा, कंप्रेसर का निर्माण करेगा और ऑक्सीजन संयंत्र, कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर जैसे अंतिम उत्पादों का निर्माण करेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे किसी ने 90,000 दे दिया। जब परिवार का कोई व्यक्ति गंभीर स्थिति में रहे तो ये धन वगैरह की बात उस समय समझ नहीं आती। जो सामने जो चीज़ उपलब्ध रहती है व्यक्ति फेंकता चला जाता है कि जान बच जाए। ये सब बाद में देखता है व्यक्ति किस तरह से लोगों ने हमें लूटा है, किस तरह से मानवता शर्मसार हुई है। इस दौरान जो पेंडेमिक थी, मानवता उस समय नज़र भी आई तो कहीं न कहीं शर्मसार भी होने की घटनाएं सामने आई। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपका भी अनुभव ज़रूर होगा इससे संबंधित। हाल ही में किस देश के तैराक कायली मैककेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में, जो उल्टा तैराकी करते हैं, 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। ऑस्ट्रेलिया के हैं, ध्यान रखिएगा, कायली मैककेन। तो ऑस्ट्रेलियाई तैराक कायली मैककेन ने 13 जून को 100 मीटर बैक स्ट्रोक टूर्नामेंट में नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। 19 वर्ष की इस तैराक ने 100 मीटर की दूरी को महज 57.45 सेकंड में तय कर इतिहास रच दिया। उनसे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिकी तैराक रेगन स्मिथ के नाम था। कायली ने यह रिकॉर्ड ओलंपिक खेलों के लिए नेशनल क्वालिफायर मैच में बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें ताकि अन्य लोग भी परीक्षा खबरी का लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।